हेलो फ्रेंड। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ईपी प्रयागराज में। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है वैदिक पीरियड, और बहुत ही वैदिक पीरियड या वैदिक काल। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, वनडे एग्जामिनेशन या यूपी पीसीएस या यूपीएससी में भी से बहुत क्वेश्चन आते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, और बेसिकली यहाँ से आर्यन और उनके अराइवल और उसके बारे में बहुत सारे प्रश्न डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वैदिक पीरियड। देखिए, वैदिक पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है आर्यन के साथ, आर्यन के अराइवल के साथ। आर्यन भारत में कब आते हैं? ये आर्यन जो है ये एक पीरियड है 2000 बीसी से लेके 1500 बीसी के बीच में भारत में इनका अराइवल होता है। इनके अराइवल के पीछे या इनके आने के लिए या कहाँ से आते हैं इसके लिए अलग अलग बहुत लोगों ने थ्योरी दी है, लेकिन जो एक्सेप्टेड थ्योरी या एक जो थ्योरी है जो बहुत ही ज़्यादा मान्य है उसे कहते हैं सेंट्रल एशियन थ्योरी। सेंट्रल एशियन थ्योरी, ये सेंट्रल एशियन जो थ्योरी है ये दिया था मैक्स मूलर ने, आपने सुना होगा, एक हिस्टोरिकन थे तो उन्होंने दिया था सेंट्रल एशियन थ्योरी। तो मैक्स म्यूलर द्वारा दिया गया सेंट्रल एशियन थ्योरी बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेबल है इस केस में। उनका ये मानना था कि जो आर्यन हैं ये भुजकोई जगह है एक सेंट्रल एशिया में, वहाँ पे आते हैं, वहाँ से आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे साक्ष्य मिले हमें इंद्र के, वरुण के और मित्र वगैरह के। इंद्र, वरुण, मित्र के साक्ष्य जो हैं हमें भुजकोई से मिले हैं, जो कि सेंट्रल एशिया में लोकेटेड है। ठीक है, तो हम अगर सेंट्रल एशियन थ्योरी अगर मैक्स मुलर द्वारा दी गई है तो वो यहाँ से एक्सेप्टेबल हो जाती है। और ये सबसे पहले आके जो सेटल होते हैं वो होता है सप्त सिंधु। सप्त सिंधु, सप्त सिंधु ये नदी है ना, इंडस वैली, ये सबसे पहले इंडस वैली के पास सप्त सिंधु नदी के पास सेटल होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के आधार पे हम वैदिक पीरियड को फर्दर क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट में। जो पहला वैदिक पीरियड है उसे कहते हैं अर्ली वैदिक पीरियड, और बाद वाले वैदिक पीरियड को हम लोग कहते हैं लेटर वैदिक पीरियड। पहला हो गया अर्ली वैदिक पीरियड, दूसरा हो गया लेटर वैदिक पीरियड। जो अर्ली वैदिक पीरियड है इसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी, ऋग्वेद। और जो लेटर वैदिक पीरियड है इसमें बाकी जो 3 वेद और हैं उनकी रचना होती है। तो आइए डिस्कस करते हैं सबसे पहले हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड। तो देखिए, अर्ली वैदिक पीरियड में जो कुल होता था या जो फैमिली होती थी उसके मुखिया को कहते थे कुल्प। कुल्प, ठीक है। जो ग्राम होता था उसके जो हेड होते थे या जो उसके मुखिया होते थे उसे कहते थे ग्रामीणी। जो विस होता था, विस मतलब क्लैन, उसके हेड को कहते थे विस्पति। और जो जन होता था, जन मतलब पीपल जो होते थे, उनके हेड को कहते थे गोपा। गोपा कहते थे या गोपति कहते थे, गोपति। ठीक है, और उसके बाद होता था राष्ट्र। राष्ट्र का हेड होता था राजन। राजन को ही हम कहते थे किंग। ठीक है, आप साथ साथ चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके पीडीएफ को भी हम लिंक में शेयर कर देंगे जिससे कि आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाए। देखिए, फिर उसके बाद जो होता था उस समय की जो वैदिक पीरियड उसमें फैमिली कैसा होता था जानने की जरूरत है। फैमिली का स्ट्रक्चर कैसा होता था? फैमिली जो होती थी वो होती थी मोनोगैमस। मोनोगैमस मतलब होता है सिंगल मैरिज। और जो पैट्रियार्कल सोसाइटी होती थी, पैट्रियार्कल मीन्स पितृसत्तात्मक, जहाँ पे जो मेल डोमिनेट सोसाइटी जो होती थी वो होती थी उसमें। बट देखिए, मोनोगैमस मतलब सिंगल मैरिज, बट जो रॉयल फैमिली होती थी, रॉयल फैमिली में ये होती थी पॉलीगैमस। गैमी मतलब वहाँ बहु विवाह प्रथा कहाँ पे थी? रॉयल फैमिली में थी, और जबकि जनता में या लोगों में मोनोगैमस मतलब सिंगल मैरिज वाला कॉन्सेप्ट था। उसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ का फंक्शन जो था वो कौन था, मतलब कुछ स्ट्रक्चर है जिसके बारे में मैं बात करूँगा।
सबसे पहले सोसाइटी 4 वर्गों में बटी हुई थी। ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, फिर आपको पता ही होगा वैश्य और शूद्र। अब देखिए, ये जो सोसाइटी जो बटी हुई थी ये हायरार्कियल नहीं था, मतलब कोई भी वंशानुगत नहीं था। इसके विभाजन का जो था वो कार्य के चुनाव के आधार पे था। अगर कोई पढ़ने में जिसका इंटरेस्ट है, जैसे कोई बालक है जो घर में पढ़ना चाहता है, वो ब्राह्मण बन जाएगा। जिसे लड़ाई में या युद्ध में जिसकी रुचि हो, वो आप ही के घर में अगर 4 बच्चे हैं, एक बच्चे ने जो पढ़ने में अच्छा हो, आप ब्राह्मण कह सकते हो। जो किसी कार्य में, मतलब लड़ाई में या देश की रक्षा के लिए आता है, वो क्षत्रिय होता था। जो व्यापार में रुचि रखता था उसे वैश्य कहते थे, और जो कृषि और बाकी कार्यों में रुचि रखता था वो शूद्र होता था। तो इस समय तक ये जो अर्ली वैदिक पीरियड था, यहाँ तक ये जो कार्य थे ये हायरार्की वो नहीं थे, मतलब ये चुनाव किए जाते थे, चूज़ किए जाते थे या लोगों द्वारा ऑप्ट किए जाते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया ये हायरार्कियल हो गया। मतलब जो शूद्र का बेटा है वो शूद्र वाले ही काम करेगा, वो कृषि करेगा। जो ब्राह्मण का बेटा है वो ब्राह्मण रहेगा। ये लेटर वैदिक पीरियड में था, बट अर्ली वैदिक पीरियड में इसे हम चुन सकते थे या चुनाव के आधार पे ये होता था। उसके बाद फूड हैबिट, क्या क्या ये लोग खाते थे। तो देखिए, फूड हैबिट था, बर्ड खाते थे, बर्ड, एनिमल फिश को खाया जाता था। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि काऊ जो था उस समय भी बहुत पवित्र या वो मानी जाती थी वहाँ पे एसेट के तौर पे। तो काऊ जो हत्या थी या गौ हत्या, काऊ किलिंग, वो उस समय भी प्रोहिबिटेड थी या निषेध थी। ठीक है। उसके बाद अल्कोहलिक ड्रिंक, उस समय अल्कोहलिक ड्रिंक का प्रचलन था। अल्कोहलिक ड्रिंक को उस पीरियड में कहा जाता था सोरा या सोम। तो अल्कोहलिक ड्रिंक वहाँ पे प्रचलित था अर्ली वैदिक पीरियड में, और इसे कहते थे सुरा या सोम। आइए बात करते हैं कि आर्यन जो थे उनका ऑक्यूपेशन क्या था। आर्यन ऑक्यूपेशन या वो क्या करते थे या जीविका कैसे होती थी। तो सबसे पहले तो कैटल रेयरिंग थे। कैटल रेयरिंग मीन्स चरवाहे थे। ये चरवाहे का कार्य करते थे, मतलब गाय को चराते थे। गाय से ही जो दूध प्राप्त होता था उस पर भी बहुत लोग निर्भर होते थे। फिर सेकंड इनका जो वो था ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर था। ठीक है। और उस समय जो धनाढ़ होते हैं या जो अमीरी या गरीबी का जो अमीरी का जो पैमाना होता था वो होता था कैटल। जिसके पास जितनी कैटल वो उतना ही ज़्यादा रिच कंसिडर किया जाता था। तो कैटल जो था या कैटल रेयरिंग वो उस समय का ऑक्यूपेशन था, और कैटल का नंबर जिसके पास ज़्यादा है उसे हम लोग कंसिडर करते थे कि ये अमीर है। और धीरे धीरे और भी ऑक्यूपेशंस हैं वो डेवलप होने लगे, जैसे गोल्ड स्मिथ मतलब सुनार, और मेटल वर्क वाले भी लोग इसमें आने लगे, क्योंकि उस समय कॉपर, ब्रॉन्ज ये सारी चीज़ें हो चुकी थी, तो मेटल वर्क और भी होने लगे थे। और इस समय गोल्ड का भी वो होने लगा था, तो गोल्ड स्मिथ सुनार भी आ गए थे। ये भी एक वो हो गया। अब हम बात करते हैं रिलीजन का। रिलीजन कैसा था। रिलीजन देखिए, रिलीजन में ये हेनोथिज्म था। हेनोथिज्म मतलब कि ये बिलीव इन मैनी गॉड। यहाँ जो लोग थे वो बहुत सारे गॉडों में बिलीव करते थे। उनके लिए एक गॉड नहीं होता था, वो बहुत सारे गॉड, जैसे इंद्र, वरुण, महादेव, विष्णु, ये इस तरह से बहुत सारे गॉड होते थे जिन पे ये बिलीव करते थे। इनके अनुसार जो नंबर ऑफ गॉड होते थे वो 33 होते थे, जिसे आज भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी 33 करोड़ कहते हैं देवी देवता, बट वो 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि के देवी देवता हैं। कोटि मीन्स करोड़ भी कह सकते हो, लेकिन वो करोड़ नहीं, 33 प्रकार के होते हैं। तो 33 गॉड्स होते थे जिनकी उस समय पूजा की जाती थी। इंद्र जो थे अर्ली वैदिक पीरियड में सबसे जो इम्पोर्टेंट गॉड थे वो कौन थे। वो थे इंद्र। और
अग्नि जो थे, अग्नि को इंटरमीडिएट गॉड कहा जाता था। अग्नि इज ट्रीटेड एज इंटरमीडिएट गॉड। इंटरमीडिएट मतलब कि जो एक गॉड से दूसरे गॉड तक जो मैसेज, या आपने पूजा किया या हवन किया, उससे मैसेज दूसरे गॉड तक जो पहुंचाने का कार्य होता था, इंटरमीडिएट गॉड कौन थे? अग्नि को इंटरमीडिएट गॉड का दर्जा प्राप्त था। तो आइए बात करते हैं हम लोग लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड में क्या अंतर आया, इसके बारे में बात कर लें। देखिए, अर्ली वैदिक पीरियड में ये लोग सप्त सिंधु नदी तक ही सीमित थे, बट लेटर वैदिक पीरियड में ये लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया में सिचुएटेड हो गए। मतलब ये इन्होंने नॉर्थ इंडिया को कवर कर लिया, ठीक है। और नॉर्थ इंडिया कवर करने के बाद नॉर्थ इंडिया का नाम इन्होंने रख दिया आर्यवत। जब आर्य पूरे नॉर्थ इंडिया को कवर कर लेते हैं तो इसका नाम हो जाता है आर्यव्रत, ठीक है। आर्यवर्त मतलब कि आर्यों का एरिया, ठीक है, आर्यवर्त। उसके बाद जो सिविलाइजेशन था, अब उसके जो सेंटर जो सप्त सिंधु होता था कभी, वो सप्त सिंधु से हट के वो आ जाता है गंगा नदी। अब जो सेंटर है वो गंगा हो जाती है, गंगा पूजनीय हो जाती है और होली रिवर हो जाती है आर्यन की। तो ये जो अर्ली वैदिक पीरियड में और लेटर वैदिक पीरियड में अगर एक बहुत ही बड़ा अंतर देखेंगे तो सप्त सिंधु से गंगा की ओर ये लोग शिफ्ट होते हैं, या सोसाइटी जो थी वहाँ पे चेंज होता है, सोसाइटी का एपिसेंटर। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे लेटर वैदिक पीरियड की मैं बात करूँ, लेटर वैदिक पीरियड की, तो इसमें जो है 16 महाजनपद जो हैं, 16 महाजनपद जो कि वो डेवलप होने लगते हैं। महाजनपदा जो है वो डेवलप होता है, 16 महाजनपदा डेवलप होता है। गवर्नमेंट के नए नए ऑफिशियल नियुक्त होते हैं। जैसे अब जो होता है, आप ये कह लो कि जो ऑफिशियल हैं उनके नाम भी बढ़ जाते हैं। जैसे ऑफिशियल क्या होगा, जब छोटा एरिया रहेगा तो छोटा ऑफिशियल होगा, तो बड़े एरिया में बड़ा ऑफिशियल। तो इस तरह वहाँ पे। और देखिए धीरे धीरे प्रोविंशियल सिस्टम भी, जब जनपद बनेंगे महाजनपद, तो महाजनपद में बहुत सारे छोटे जनपद होंगे, महाजनपद में बहुत सारे छोटे छोटे जनपद होंगे। तो एक राजा जो है, एक महाराजा के अंदर कई सारे राजन हो जाएंगे। तो ये जो छोटे छोटे राजन होंगे ये प्रोविंस होंगे, और ये जो है जो महाराजा होगा वो सेंट्रल के तौर पे काम करेगा। तो लेटर वैदिक पीरियड का जो सबसे बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है वो है कि इस समय प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट टाइप है, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की शुरुआत इसी में हो जाती है। गोत्र सिस्टम की भी शुरुआत, अगर हम बात करें गोत्र सिस्टम की, तो गोत्र सिस्टम की भी शुरुआत कब होती है? लेटर वैदिक पीरियड में होती है, ठीक है। और इसी जगह पे लेटर वैदिक पीरियड में ही 4 आश्रम का, 4 आश्रम का वर्णन है। 4 आश्रम, देखिए सबसे पहला आश्रम था ब्रह्मचार्य, दूसरा आश्रम क्या था? गृहस्थ, जो कि गृहस्थ जीवन बिताते हैं। उसके बाद वनप्रस्थ, जब वन जाना होता है। और जो चौथा और आखिरी होता था वो होता था संन्यास, ठीक है। उसके बाद स्टेटस ऑफ वुमेन डिक्लाइन एंड पॉलिटिकल राइट रिड्यूस, जो वुमेन का स्टेटस था वो कम होने लगता है, उनका महत्व कम होने लगता है अर्ली वैदिक पीरियड की तुलना में। अर्ली वैदिक पीरियड में जो महिलाएं होती हैं हवन में बाकी जगह पे पार्टिसिपेट करती हैं, बट यहाँ पे उनकी वो चीज़ें कम होने लगती है महत्व। और दूसरा पॉलिटिकल राइट जो होता है महिलाओं का, वो भी यहाँ पे रिड्यूस होता है। फिर हम बात करेंगे चाइल्ड मैरिज की। चाइल्ड मैरिज जो है वो कॉमन हो जाता है, मतलब चाइल्ड मैरिज एक कुप्रथा है वो यहाँ पे आ जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, मोनोगैमी जो है, जो मैंने बताया था कि जनता क्या करती थी, सिंगल मैरिज, और राजा क्या करते थे, पॉलीगैमी। लेकिन मोनोगैमी को लेटर वैदिक पीरियड में आइडियल तो माना गया, लेकिन जनता में या लोगों में पॉलीगैमी भी है वो प्रैक्टिस की जाने लगी लेटर वैदिक पीरियड में। मतलब एक आदमी एक से ज़्यादा भी पत्नी रखने लगा। अर्ली वैदिक पीरियड के जो इम्पोर्टेंट गॉड थे जैसे इंद्र और अग्नि, वो अपना इम्पोर्टेंस इस पीरियड में खो देते हैं। अब लेटर वैदिक पीरियड के जो इम्पोर्टेंट गॉड होते हैं वो होते हैं प्रजापति, फिर होते हैं विष्णु और रुद्र। ये
इस पीरियड के इम्पोर्टेंट गॉड हो जाते हैं, लेटर वैदिक पीरियड के। और उसके साथ ही जो है एक सेक्रीफाइस जो है, अलग अलग तरह की सेक्रीफाइसेस भी होती हैं। इस समय सेक्रीफाइसेस ज़्यादा होती हैं, तो इस समय लहू यज्ञ, लहू यज्ञ, एक मिनट, लहू छोटा यज्ञ। अब देखिए लहू यज्ञ क्या है, ये स्मॉल सेरेमनी है जैसे कि फैमिली वाले लोग कर सकते हैं, फैमिली के लिए होता था लहू यज्ञ। अब हम बात करेंगे दूसरे अब देखिए जो दूसरा यज्ञ है उसे कहेंगे महायज्ञ। ये होता था किंग के द्वारा किया जाता था या राजाओं के द्वारा महायज्ञ किया जाता था। जो तीसरे प्रकार का यज्ञ होता था वो होता था राज्य सूर्य यज्ञ, राज्य सूर्य यज्ञ। ये भी जो है वो राजा के द्वारा किया जाता था और ये 1 साल तक चलता था। उसके बाद वाजपेय यज्ञ होता था, फिर अश्वमेघ यज्ञ, ये सारे राजाओं द्वारा होता था। अग्निस्तोम यज्ञ, आपसे कभी पूछता है सवाल कि अग्निस्तोम यज्ञ क्या होता था। अग्निस्तोम यज्ञ जो भी होता था इसमें एनिमल सेक्रीफाइस के लिए प्रोविज़न था, तो इसे कहते थे अग्निस्तोम यज्ञ। उसके पास अगर ऑक्यूपेशन की बात की जाए तो ऑक्यूपेशन जो था वो ज़्यादातर लोग, अब कैटल रेयरिंग से जो है एग्रीकल्चर ने कैटल रेयरिंग का जगह ले लिया था। मीन्स कि नाउ डेज द एग्रीकल्चर बिकम द मेजर ऑक्यूपेशन फॉर द पीपल। उसके बाद बात अगर हम करें कि समय कौन कौन से अनाज होते थे, तो राइस, बार्ली, ये इम्पोर्टेंट क्रॉप होते थे जो इस दौरान किया जाता था। और न्यू ऑक्यूपेशंस भी इस समय डेवलप हुए थे, जैसे वाटरमैन, फिशरमैन, ड्रायर, डोर कीपर, इस तरह बहुत सारे इम्पोर्टेंट नए वो हो गए थे। अब हम बात करेंगे इसके बाद जो सेकंड पार्ट है इसका, वैदिक पीरियड जो है उसका एक सेकंड पार्ट है जिसमें स्मृति, उपनिषद और बाकी के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसके बारे में हम बात करेंगे सेकंड वीडियो में। और साथ में ही सेकंड वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं, और इस वीडियो का भी हम PDF जो है आपको जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।